बच्चों, आज हम लोग JCERT के क्लास 6 के विज्ञान का पाठ वायु जीवन के लिए आवश्यक पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि वायु किसे कहते हैं और उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। यहाँ पर बच्चों चित्र में तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोग इस पहले चित्र में किताबों के पन्ने फड़फड़ाते देख रहे हो। यहाँ रस्सी पर टंगे हुए कपड़े हिल रहे हैं। यहाँ पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं, डालियां झूम रही हैं। तो यहाँ भी पन्ने हिल रहे हैं, यहाँ कपड़े हिल रहे हैं, यहाँ पेड़ों की डालियां हिल रही हैं। क्या तुम जानते हो ऐसा किसके कारण होता है? ये सभी कार्य गतिशील वायु की सहायता से होते हैं। यह सभी कार्य चलने वाली वायु कर रही है। इस गतिशील वायु को ही, इस चलने वाली वायु को ही पवन कहा जाता है। वायु हमारे जीवन को सहज बनाती है। वायु की सहायता से निष्पावन ओसाना विधि द्वारा हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से अलग करते हैं। यहाँ पर देखो, जब खेत से फसल काट कर लाई जाती है तो फसल के दानों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सूप में अन्न कणों को लेकर के ऐसे गिराया जाता है। अन्न कण भारी हैं, इसीलिए नजदीक में गिरते हैं और भूसा हल्का होने के कारण, हवा के कारण उड़ जाता है और थोड़ी दूर पर गिरता है। इस तरह अन्न कण से भूसे अलग हो जाते हैं और यहाँ वायु इस काम में सहायता करती है। तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि तूफान के समय वायु काफी तेज गति से चलती है। कभी कभी वायु की गति इतनी तेज होती है कि यह पेड़ पौधों को भी उखाड़ देती है तथा कच्चे घरों के छप्परों को भी उड़ाकर ले जाती है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही चक्रवाती तूफान यास आया था, तुम लोगों ने देखा हवा की गति कितनी तेज थी। बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर गिर गए और जो कच्चे घर थे, कुछ घरों के छप्पर भी हवा उड़ाकर ले गई। तो यहाँ पर वायु अपनी तेज गति के कारण हमें नुकसान पहुंचाने का काम करती है। वायु का प्रभाव समझने के लिए आओ फिरकी से खेलते हैं। यहाँ पर बच्चों तुम लोग फिरकी देख रहे हो। इस तरह से फिरकी बनाई जाती है। तो एक फिरकी बनाओ। फिरकी के साथ बंद कमरे में जाओ, मतलब वैसे कमरे में जहां चारों तरफ से खिड़कियां और दरवाजे बंद हो, ताकि हवा को अंदर आने की जगह नहीं मिले। पंखे को भी बंद कर दो। क्या फिरकी की पत्तियां घूमती हैं? नहीं घूमती हैं। अब कमरे का पंखा चला दो या इस तरह से मुंह से फिरकी में फूंक मारो या फिरकी का डंडा पकड़कर खुले मैदान में ले जाओ। तुम क्या देखते हो? यहाँ मुंह से फूंक मारने से भी फिरकी घूम रही है। यहाँ पर खुले मैदान में भी फिरकी घूम रही है। फिरकी को घूमने में कौन मदद कर रहा है? यह वायु है, हमारे चारों तरफ की वायु जो फिरकी को घूमने में मदद कर रही है। वायु हर जगह उपस्थित होती है। इसे देखने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। कांच की एक बोतल लेंगे और इस तरह से एक बड़े टब में पानी लेंगे। कांच की बोतल को उल्टा करके टब में भरे हुए पानी में डुबाएंगे। क्या बोतल में पानी भरता है? यहाँ क्या बोतल में पानी भर रहा है? नहीं, नहीं भरता है। अब बोतल को हम लोग थोड़ा तिरछा कर दिए और देखिए क्या पानी बोतल में जा रहा है।
बोतल में से यहाँ कुछ बुलबुले बाहर आते हैं और सनसनाहट जैसी आवाज के साथ पानी अंदर जाता है। बोतल के अंदर क्या था और बुलबुले के रूप में बाहर क्या निकला? बोतल के अंदर वायु भरी हुई थी, मतलब जो बोतल हम लोगों को खाली महसूस हो रही थी वह बोतल खाली नहीं थी, बल्कि उस बोतल में हवा भरी हुई थी। जब बोतल उल्टी स्थिति में थी तो पानी बोतल के अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि वायु को निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ पर हवा को निकलने की जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए पानी बोतल के अंदर नहीं जा रहा था। लेकिन जब हम बोतल को तिरछा करते हैं तो बोतल की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है और वायु के निकलने के कारण बोतल का जो भाग खाली हो जाता है उस भाग में पानी भर जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बोतल के अंदर वायु है, और इस क्रियाकलाप से यह भी पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है। जब बैलून फुलाते हैं, जैसे यहाँ चित्र में देखो, जब बैलून को फुलाया जा रहा है तो बैलून फुलाने के लिए क्या करते हैं? मुंह से बैलून के अंदर हवा फूंक मारते हैं। हम जितनी ज्यादा हवा फूंक मारते हैं बैलून का साइज उतना ही बड़ा हो जाता है। इसी तरह जब साइकिल के पहिए में भी हवा भरी जाती है तो साइकिल का पहिया फूलने लगता है और गोल हो जाता है। फुटबॉल में भी जब हवा भरी जाती है तो फुटबॉल भी फूलकर गोल हो जाता है। तो यहाँ जब हम हवा भर रहे हैं तो बैलून भी फूल रहा है। साइकिल के पहिए में हवा भर रहे हैं तो पहिया भी गोल हो रहा है। फुटबॉल में भी हवा भरकर हम फुटबॉल को गोल कर देते हैं। इन सभी क्रियाकलापों से पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है और यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। हमारे चारों ओर उपस्थित वायु को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल मतलब हमारे चारों ओर उपस्थित वायु। तो हम लोगों ने यह जाना कि हवा हमारे चारों ओर उपस्थित है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। हमारे चारों ओर उपस्थित सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो जब हम किसी वस्तु के आर पार देख पाते हैं तो हम कहते हैं कि वह वस्तु पारदर्शी है। तो हम लोग वायु के भी आर पार देख पा रहे हैं, मतलब वायु भी पारदर्शी है। हवा हमारे चारों ओर है, लेकिन क्या हमें हवा का कोई रंग दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। मतलब हवा का कोई रंग नहीं होता और वायु रंगहीन भी है। तो वायु पारदर्शी भी है, वायु के आर पार हम लोग देख सकते हैं, और वायु रंगहीन भी होती है। वायु का कोई रंग नहीं होता। चलो अब हम लोग देखते हैं कि वायु किन किन चीजों से बनी है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है, परंतु विभिन्न प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। आओ इस मिश्रण के अवयवों, कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। नमक तुम लोग देखे हो, गर्मी के दिनों में नमक को कागज पर निकालो, कुछ होता है? नहीं। लेकिन जब बरसात के दिनों में हम कागज पर नमक को खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद नमक के आसपास का कागज गीला हो जाता है। कागज को गीला करने के लिए पानी कहाँ से आया? क्या पानी नमक से निकला? यदि पानी नमक से निकला होता तो गर्मी के दिनों में भी कागज गीला हो जाता? तो नहीं, पानी वायु से आया, जो जलवाष्प के रूप में उपस्थित है। इसी तरह यहाँ पर एक गिलास में पानी लो और उसमें बर्फ डाल दो। बर्फ डालने से पानी ठंडा होगा, और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि गिलास के बाहरी सतह पर इस तरह पानी की छोटी छोटी बूंदें नजर आती हैं। ऐसा क्यों होता है?
गिलास के अंदर हम लोगों ने बर्फ डाला था, तो गिलास के अंदर का पानी ठंडा हो गया। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है और जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देने लगती है, जैसा कि इस स्थिति में हुआ। पहले गिलास के अंदर का पानी ठंडा हुआ, फिर गिलास की बाहरी सतह ठंडी हुई और बाहरी सतह के संपर्क में आने वाली वायु में उपस्थित जल वाष्प भी संघनित हो गया और यहाँ पर गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देने लगा। चलो अब और एक प्रयोग करते हैं। 3 एक जैसी मोमबत्ती लेंगे, तीनों मोमबत्ती जला देंगे। पहली मोमबत्ती को एक छोटे गिलास से ढकेंगे, दूसरी मोमबत्ती को थोड़े बड़े गिलास से और तीसरी मोमबत्ती को ढकेंगे ही नहीं, इसी तरह खुले में जलती रहने देंगे। तो हम देखते हैं कि जिस मोमबत्ती को हमने छोटे गिलास से ढका था वह जल्दी बुझ गई, जिस मोमबत्ती को हमने थोड़े बड़े गिलास से ढका था वह थोड़ी देर में बुझी, और जिस मोमबत्ती को हम लोगों ने नहीं ढका था वह लगातार जलती ही रह गई। ऐसा क्यों हुआ? जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है और वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है। प्रयोग में लाए गए गिलास में वायु एक सीमित मात्रा में थी, तो वायु सीमित मात्रा में थी मतलब उसमें ऑक्सीजन भी सीमित मात्रा में थी। तो जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा उपयोग कर ली गई तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाई और बुझ गई। जो दूसरे मोमबत्ती थी उसमें हम लोगों ने थोड़ा बड़ा गिलास रखा था, मतलब उस गिलास के अंदर वायु की मात्रा छोटे गिलास की अपेक्षा थोड़ी अधिक थी, इसीलिए दूसरी मोमबत्ती थोड़ी ज्यादा देर तक जलती रही। जबकि तीसरी मोमबत्ती जिसको हम लोगों ने नहीं ढका था उसे खुली वायु से लगातार ऑक्सीजन मिलती रही और वह अंत तक जलती रही। तो इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि वायु में ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है। इसके पहले के क्रियाकलाप में हमने देखा कि मोमबत्ती के बुझने के बाद भी वायु का एक बड़ा भाग गिलास में रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। वायु का सबसे बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होता है वह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा वायु में अधिक मात्रा में होता है और यह वायु का लगभग 4/5 भाग घेरता है। मतलब यदि हम पूरी वायु को 5 भाग में बांटे तो उसमें से 4 भाग नाइट्रोजन होगा। अब यदि वायु में केवल ऑक्सीजन गैस ही रहती तो क्या होता? यदि वायु में केवल ऑक्सीजन गैस ही रहती तो एक जगह आग लग जाने पर वह हर जगह फैल जाती और आग को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होता। चलो अब सोचते हैं कि यदि वायु में सिर्फ नाइट्रोजन गैस रहती तो क्या होता? जीव जंतुओं का सांस लेना मुश्किल हो जाता, क्योंकि सभी सजीव सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो यदि जीव जंतु सांस नहीं ले पाते तो क्या बिना सांस लिए हम जीवित रह पाते हैं? नहीं रह पाते। तो सभी सजीव भी जीवित नहीं रह पाते और इस तरह से पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाता। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और हवा में ऑक्सीजन के घटने से हमें सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। इसीलिए पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही मतलब जो पर्वत पर चढ़ते हैं वे अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ताकि ऊंचाई पर चढ़ने पर भी उन्हें सांस लेने में अगर मुश्किल हो तो वे ऑक्सीजन के सिलेंडर की मदद से सांस लेना शुरू कर सके। यहाँ भी देखो, जब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसा कि अभी कोरोना बीमारी के समय तुम लोगों ने देखा,
बहुत से लोगों को जो इस बीमारी की चपेट में आ गए थे, सांस लेने में मुश्किल होने लगी थी और उन्हें इस तरह कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन शरीर में पहुंचाया जा रहा था। जाड़े के दिनों में कुछ लोग बंद कमरों में लकड़ियां जलाकर आग सेकते हैं। ऐसे कमरों में कुछ समय के बाद घुटन महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कमरा बंद है तो लकड़ियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड कमरे में ही इकट्ठी होने लगती है और जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में कमरे में जमा हो जाती है तो हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तुम लोग जानते हो कि सभी सजीव श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे और जीव जब सड़ते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि वायुमंडल में चली जाती है। मतलब वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रहती है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है। अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाकर उसके प्रकाश को देखो। टॉर्च के प्रकाश में चमकते हुए कुछ कण हवा में इधर उधर तैरते दिखाई देते हैं। यह चमकते हुए कण धूल के कण हैं। इससे पता चलता है कि वायु में धूल कण भी उपस्थित रहते हैं, जैसा यहाँ पर देख रहे हो। ये जो चमकते हुए कण है यह धूल के कण है। इसे हम लोग और एक क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अपने विद्यालय में या घर में जिस कमरे में धूप आती है उसमें सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर दो और पर्दे लगाकर कमरे को पूरा अंधेरा कर दो। अब जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस दिशा से दरवाजे या खिड़की को थोड़ा सा खोल दो जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखो। तुम्हें इस तरह से सूर्य की किरणें नजर आएंगी और सूर्य की किरणों में इस तरह से चमकते हुए धूल कण, नाचते हुए धूल कण नजर आएंगे। सूर्य की किरणों में हमें कुछ छोटे छोटे चमकीले कण घूमते हुए नजर आएंगे। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को नियमित रूप से साफ नहीं किया जाए तो वे धुंधली हो जाती है। धूल के कण शीशे की खिड़कियों के शीशे पर जमा हो जाते हैं और शीशे धुंधले नजर आते रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को शीशों को बार बार साफ करना पड़ता है। हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो हवा में उपस्थित धूल कणों को अंदर जाने से रोकते हैं और एक श्लेष्मा लसलसा द्रव भी होता है। तो हमारी नाक के छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा लसलसा द्रव धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग मुंह से सांस लेने के लिए मना करते थे। क्यों? जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हवा के साथ वायु में उपस्थित धूल के कण भी हमारे मुंह से अंदर जाते हैं और हमारे फेफड़ों तक पहुंचकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए बल्कि नाक से ही सांस लेनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। अगले भाग में हम लोग जानेंगे कि वायु में कौन से अवयव कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।